तो नेपाल की आवाम को लगा कि रईस और रईस होते जा रहे हैं गरीब और गरीब, और उसके बाद क्या हुआ नेपाल की सड़कों पर वो किसी से छुपा नहीं है। नेपाल जैसा मंजर भी फ्रांस में देखने को मिला। यहां भी एक हैशटैग वाली क्रांति की खबर है। दुनिया इस हैशटैग और उसके बाद होने वाले आक्रामक प्रदर्शन से हैरान हो गई है। अचानक सोशल मीडिया में एक हैशटैग ट्रेंड करता है और जो लोग उस मकसद से सहमत होते हैं उसके साथ बिना बुलाए इकट्ठा हो जाते हैं। फ्रांस में भी ऐसा ही एक हैशटैग ट्रेंड करने लगा, हैशटैग ब्लॉक एवरीथिंग। इसके बाद फ्रांस की राजधानी पेरिस में करीब 2 लाख प्रदर्शनकारी सड़कों पर जमा हो गए। तड़के से ब्लॉकेट शुरू हुआ। जैसे जैसे दिन खुला, सड़कों पर प्रदर्शनकारी हिंसक होने लगे। जगह जगह मुठभेड़ शुरू हो गई। शहर में आने वाले हाईवे और दूसरी प्रमुख सड़कों पर जाम लगने लगा। जितने प्रदर्शनकारी थे लगभग उतनी ही मात्रा में पुलिस वालों को, सेना के लोगों को भी वहां तैनात किया गया। आलम यह हुआ, आगजनी शुरू हो गई, पथराव शुरू हो गया। शहर से निकल रहा धुआं आसमान को छूने लगा। शहर की सफाई के लिए रखे गए डस्टबिन को प्रदर्शनकारियों ने ढाल भी बनाया और हथियार भी। खूब झड़प हुई। फ्रांस की राजधानी पेरिस, जो दुनिया का सबसे खूबसूरत शहर माना जाता है, वो कल तड़पता हुआ दिखाई दिया। काले कपड़े में सुरक्षाकर्मी किसी दीवार की तरह दिखते हैं, लेकिन प्रदर्शनकारी भी उन्हें परेशान करने और डॉज देने का कोई मौका नहीं छोड़ते। बिल्कुल रग्बी के मैच जैसा माहौल बन जाता है। विरोध पर आमादा प्रदर्शनकारी वामपंथी हैं। ये राष्ट्रपति मैक्रो की नीतियों से नाराज है। प्रदर्शनकारी 3 चीजों का इन दिनों विरोध कर रहे हैं। 3 चीजें। पहला, देश के नए प्रधानमंत्री सेबेस्टियन लेकार्नू क्यों बनाए गए। दूसरा, एक पब्लिक हॉलिडे को रद्द करने का फैसला क्यों किया गया। और तीसरा, फंड को कम करने की इजाजत क्यों दी गई। इस पूरे विवाद और नए प्रधानमंत्री ने आज एक बैठक की और गृह मंत्री ने पूछा कि सवालों के जवाब भी दिए हैं। इस पूरी कंट्रोवर्सी पर आइए सुन लेते हैं। L'autre enseignement, celui que l'on pressentait, c'est qu'il y a une forme de confiscation, de détournement de cette mobilisation. Il y a des compatriotes qui ont une colère, des fins de mois difficiles qui peuvent légitimement exprimer, mais on voit bien qu'il y a eu ce détournement, notamment par la mouvance d'extrême gauche et d'ultra-gauche. Il y a eu une mobilisation qui a été une mobilisation importante, de près de 200 000 sur l'ensemble du territoire. आंदोलनकारियों का यह दावा है कि सबसे विवादित फैसला जो है वो रहा 2 राष्ट्रीय अवकाशों को हटाना। यानी जो राष्ट्रीय अवकाश होते थे, छुट्टियां होती थी, उनको इस सरकार ने हटा दिया। पेंशन पर रोक लगा दी और स्वास्थ्य सेवाओं में 5 अरब यूरो की कटौती कर दी। इसके अलावा हाल में फ्रांसीसी सरकार ने रिटायरमेंट की उम्र 62 से बढ़ाकर 64 करने का फैसला किया। प्रदर्शनकारियों का मानना है कि यह मजदूर वर्ग की मेहनत पर अन्याय है। छुट्टी को लेकर विरोध है तो जान लेते हैं कि फ्रांस में कितनी छुट्टी होती है और कितना काम होता है। यह आंकड़े भी हम आपके लिए लेकर आए हैं। फ्रांस में वर्ष भर में कुल 11 दिन का अवकाश होता है, जिनमें 8 दिनों का राष्ट्रीय अवकाश है, जिनकी तिथियां निश्चित होती हैं, और 3 दिन ईस्टर से जुड़ा अवकाश होता है, जिनकी तिथियां हर वर्ष बदलती रहती हैं। और अब जान लेते हैं कि फ्रांस में काम कितना करना पड़ता है। फ्रांस में कानूनी तौर पर एक सप्ताह में 35 घंटे ही एक व्यक्ति को काम करना चाहिए। यह काम प्रतिदिन 7 घंटे के हिसाब से किया जाता है। हालांकि कई लोग 39 घंटे या उससे अधिक भी काम करते हैं, जिसके बदले उन्हें अतिरिक्त भुगतान या आरटीटी के रूप में छुट्टियां मिलती हैं, ओवर टाइम मिलता है। अधिकतम कार्य समय प्रतिदिन 10 घंटे और प्रति सप्ताह 48 घंटे ही हो सकता है, लेकिन ये कुछ शर्तों पर निर्भर भी करता है। कर्मचारियों को लगातार 6 घंटे काम करने के बाद 20 मिनट का ब्रेक मिलना भी अनिवार्य है। ये फ्रांस के सरकारी नियम है, इन्हीं में फेरबदल किया गया है। भारत में इन दिनों काम के घंटे का वो भी बहस का मुद्दा बने हुए हैं। फिलहाल 5 दिन के वीक में भारत में 9 घंटे हर रोज काम करना पड़ता है और 6 दिन के वीक में 8 घंटे। सेंट्रल गवर्नमेंट के कर्मचारियों के लिए 17 सरकारी छुट्टियां हैं भारत में, जिसमें 34 वैकल्पिक हैं। गुजरात, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश ने हाल में अपने यहाँ काम के औसत घंटे बढ़ा दिए हैं, जो कि 10 से 12 घंटे के बीच में हो चुके हैं।
और अब वक्त है पावरफुल जानकारी का जो देश को मजबूत बनाएगी। एक स्त्री अपने पूरे जीवन में कितनी बार मां बनेगी, इसका सीधा रिश्ता शिक्षा से है। अगर महिला पढ़ी लिखी है तो वो जनसंख्या नियंत्रण का सबसे अच्छा साधन होती है। बिना किसी शिक्षा के महिलाओं में जन्म देने का औसत प्रति महिला 2.2 बच्चे हैं। इसे ही TFR कहते हैं। जी हाँ, TFR यानी टोटल फर्टिलिटी रेट। लेकिन पढ़ाई के साथ महिला के मां बनने की दर यानी TFR कैसे घटती है, वो कोई जादू जैसा लगता है। जैसे कि प्राइमरी से कम शिक्षा हो तो 2.2 TFR है, प्राइमरी में ये 2 पे आ जाता है, मिडिल स्कूल की पढ़ी महिलाओं में ये 2 पे रहता है, 10वीं पास में 1.8, 12वीं पास में 1.7 और ग्रेजुएट और आगे 1.6। सबूत साफ है, शिक्षा सर्वश्रेष्ठ जनसंख्या नियंत्रक है। जनसंख्या डिविडेंड है, लेकिन हद से ज्यादा जनसंख्या विकास को बहुत धीमा भी कर देती है। इसीलिए एक शिक्षित मां GDP को बढ़ा देती है। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज की एक और बड़ी खबर हुई है। छत्तीसगढ़ के गरियाबंद में मुठभेड़ में 10 नक्सली मारे गए हैं। 10 नक्सली मारे गए हैं। छत्तीसगढ़ में गरियाबंद में मुठभेड़ हुई है। 1 करोड़ का इनामी नक्सली भी इसमें एक शामिल है, जिसका नाम मोडेम बालाकृष्णन है। बड़ा खूंखार माना जाता है, उर्फ मनोज के नाम से भी इसको जानते हैं। नक्सलियों के बीच में बड़ा नेता है ये। इसको भी आज अपनी सेना ने, अपने पैरामिलिट्री फोर्सेस ने मोडेम बालकृष्णा को भी मार गिराया है। बड़ी खबर है, 10 नक्सली गरियाबंद छत्तीसगढ़ में आज साफ किए गए, मार दिया गया है। इस पर गृह मंत्री अमित शाह ने ट्वीट भी किया और ट्वीट करके वो लिखते हैं, नक्सलियों के विरुद्ध हमारे सुरक्षा बलों ने आज एक और बड़ी उपलब्धि हासिल की है। छत्तीसगढ़ में CRPF की कोबरा कमांडो, छत्तीसगढ़ पुलिस और DRG ने ज्वाइंट ऑपरेशन चलाकर 1 करोड़ के इनामी CCM मोडेम बालकृष्णा उर्फ मनोज सहित 10 कुख्यात नक्सलियों को मार गिराया है। समय रहते बचे खुचे नक्सली भी आत्मसमर्पण कर दें। आगामी 31 मार्च से पहले लाल आतंक का समूल नाश निश्चित है। एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन खबरों की खबर में आगे जरूर देखिएगा हमारा और आपका भी फेवरेट सेगमेंट आज कहे सो आज का।